रहस्य ऐसा कुछ नहीं है। बरिस्ता कॉफी चलाने वाली जो कंपनी है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसका नाम है एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज। और इस एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 25,000 करोड़ रुपए का बैंकों से लोन लिया और डिफॉल्ट कर दिया। मतलब वो अपने आप को बोला कि मैं बैंकरप्ट हो गया। तो हमारे देश में कानून है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड करके, जिसके तहत ऐसी कोई भी कंपनी का मालिक जब कहता है कि साहब हम अब बैंक को लोन नहीं दे सकते, हम दिवालिया हो गए हैं, तो उस कंपनी को बेचने का एक प्रोसेस शुरू होता है। और इस हिसाब से अपने देश में इस समय 4,946 कंपनियां सरकार के पास आवेदन देके बैठी हैं कि साहब हम दिवालिया हो चुके हैं, हमको बेच दो। इसमें से अब तक 457 कंपनियां बिक चुकी हैं, ऐसा सरकार ने बताया है, जिसमें भारत के जो सरकारी बैंक हैं उसके 6 लाख करोड़ डूब चुके हैं। मतलब राइट ऑफ किया। क्या अब डूब चुके मतलब क्या हुआ ये समझाना चाहूँगा मैं, कि जब एक बैंक से कोई कर्जा लेता है तो कर्जे का पैसा लौटाना पड़ता है, कर्जे पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब इंटरेस्ट नहीं देता तो डिफॉल्ट कर जाता है। तब वो बैंक को बोलता है कि साहब मैं पूरा पैसा नहीं दे सकता, मेरे को माफ़ करो और मेरा कोई एक रास्ता निकाल के दो ताकि मैं मुक्त हो जाऊँ। तो मुक्ति देने के लिए जो आईपीसी का रूट है, इंसॉल्वेंसी रूट जो है, उस रूट में उस कंपनी को जो कर्जा होता है उस कर्जे में भयंकर हेयर कट यानी उसकी कटौती की जाती है। काटते 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 कम से कम प्राइस पे उसकी नीलामी हो जाती है। तो इस हिसाब से 6 लाख करोड़ जो 8.5 लाख करोड़ जिन लोगों ने बैंकों ने बैंक से कर्जे ले रखे थे, उनकी कंपनियां जब नीलाम होती तो कुल जमा 2-2.25 लाख करोड़ आता है और 6 लाख करोड़ डूब जाता है, कटौती हो जाती है। तो इसी तरीके से बरिस्ता कॉफी वाली जो कंपनी है, इसने भी अब एमटेक ग्रुप ने कहा कि मैं 25,000 करोड़ नहीं दे सकता, मैं दिवालिया हो गया हूं, तो मेरे को सस्ते में मेरे को मेरी कंपनी मुझे मुक्ति दीजिए और इसको बेच दीजिए। वो कंपनी 1,500 करोड़ में बिकती है। ये एक घोटाला था। और कैसे 1,500 करोड़ में बिकी और किस तरीके से घोटाला हुआ, वो पूरी कहानी मैंने एक्सप्लेन की थी। इसलिए मैंने कहा कि बरिस्ता कॉफी के छोटे से प्याले में जो आप कॉफी पी रहे हो उसमें 25,000 करोड़ का घोटाला घुला हुआ है जी। और इस तरह से घोटाले सरकारी तरीके से, कानूनी तरीके से अपने देश में इस समय पिछले 5 वर्षों में सरेआम हो रहा है। जैसे वीडियोकॉन कंपनी थी जिसने 46,000 करोड़ पे कर्जा लिया था बैंकों का, वो 3,000 करोड़ में बिक रही है स्टरलाइट को। जेट एयरवेज करोड़ जिसपे 15,000 करोड़ का कर्जा था और वो 2,200 करोड़ में बिक गई कंपनी। ये बड़ी, तो ये जो कंपनियां जो बिक रही हैं इतने सस्ते भाव में, और जो बैंकों का कर्जा जो माफ किया जा रहा है, वो दरअसल इस देश का पैसा है, हम करदाताओं का पैसा है, सर्वसामान्य नागरिक का पैसा है। तो इस देश के नागरिकों का पैसा लेके बैंक बड़े बड़े अमीरों को दे रही है, और अमीर वो घोटाला कर रहे हैं। अमीर क्या कर रहे हैं, बैंकों का पैसा लेके दूसरे देशों में भेज देते हैं, जिसको ऑफशोर कंपनी कहते हैं, वहां छुपा देते हैं पैसा। और तब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो चोर बेईमान टाइप के उद्योगपति हैं, जिनको हम प्रोमोटर्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उस कंपनी का मालिक जो है, उन मालिकों के ऊपर नजर रखिए, उनको पकड़िए और उन मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार उन मालिकों को संरक्षण दे रही है। इसका मतलब ये मालिक सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ सहूलियत दे रहे हैं या फिर फाइनेंशियली कुछ न कुछ दे रहे हैं। नीरव मोदी ने कल लंदन कोर्ट में खुलासा किया है कि 13,000 करोड़ घोटाले में 546 करोड़ रुपया भाजपा नेताओं को मैंने कमीशन के रूप में दिया, जो पूरे अमाउंट का 32% होता है। इस संदर्भ में 32% तो नहीं हुआ, 13,000 करोड़ का 546 करोड़ उसने कमीशन दिया है भाजपा नेताओं। 13,000 करोड़ का जो 10% हुआ 1,300 करोड़ हुआ। 1,300 करोड़ का आधा 650 करोड़ में तो 5% से भी कम। ठीक है, तो नीरव मोदी अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब 27 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की और जिन मैंने प्रोमोटर्स के बारे में सवाल उठाया था, वो बात धीरे धीरे साबित हो रही है। तो कुछ भाग गए, 1-2 जेल में, जैसे डीएचएफएल वाला दीवान जेल में है, बाकी सब निठल्ले घूम रहे हैं। विजय माल्या निठल्ले घूम रहे हैं भाग के। इस देश में बड़े बड़े उद्योगपति, अनिल अंबानी 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा डुबा दिया उसने, और कोई से पूछ भी नहीं रहा है। अच्छा, वो इतना बेवकूफ नहीं है, वो एक शार्प बिजनेसमैन है, होशियार बिजनेसमैन है। क्या इतना आसान है कि बैंकों से 1.25 लाख करोड़ रुपए लेकर के वो डुबा दे? इतना बेवकूफ था वो? मतलब उसने पैसा डाइवर्ट किया कहीं पे, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं साइफन ऑफ किया, यानी भेज दिया चुपके से। तो कहां भेजा, क्या भेजा, ये तब पता चलेगा जब ऐसे प्रोमोटर्स को सरकार पकड़ेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, पहले जो भी रहा है। ये सब तमाम घोटाले खुलासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव बनाने में विफल क्यों हो रही है? वैसा है, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इतना सारा हमने खुलासा किया, लेकिन सरकार की तरफ से सारे मीडिया को मैसेज दिया गया कि इसको नहीं छापना। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को हिट करता है मामला। इसका मतलब सरकार को समझ में आ रहा है कि चोर की दाढ़ी में दिन तिनका है। तो मीडिया उनके पास, न्यायपालिका उनके पास, पूरा सिस्टम अपने हाथ में रखे हुए हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी एक अपने स्तर पर जितना सरकार की जो कारनामे हैं, सरकार के कारनामों को एक्सपोज करने का हम काम करें, और हम करते रहेंगे। धीरे धीरे जनता को समझ में आएगा। क्या ये सिस्टम इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा? नहीं, सिस्टम के खिलाफ लोगों के अंदर एक बगावती मूड आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग थक जाएंगे। पिछले 7 दिनों से लगातार डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। अकेले सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो रास्ते पे मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। 31 तारीख से तो हम लोग पूरे देश में करने जा रहे हैं। महंगाई मुक्त भारत का नारा दिया है सोनिया गांधी जी ने। वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, हम कहते हैं महंगाई मुक्त भारत। तो ये महंगाई मुक्त भारत को लेकर के हम जब लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, तब ये जगे हुए लोग आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे, रास्ते पे उतरेंगे, तब सरकार को समझ में आएगा। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी सरकार में शामिल है और चुनाव टल गया है। उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के, वो कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसे किसी एक कार्यकर्ता की कोई शिकायत होगी, ऐसे कुछ खास कार्यकर्ताओं के अगर नाम बताएंगे तब जाके इसके ऊपर रिएक्ट किया जा सकता है, और उस कार्यकर्ता का क्या काम है, उसकी क्या तकलीफ है, उसको दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है। लेकिन सुनी सुनाई बातों के ऊपर किसी मिनिस्टर को बदनाम करना भी अच्छी बात नहीं है। तो दूसरी चीज़ है सर, जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लगभग लोगों ने एक ग्रुप बना के चलना शुरू किया है। इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा? ग्रुप नहीं होता है, हर नेता का अपने सपोर्टर उसके होते हैं, उसके फॉलोअर होते हैं। बाकी तो ग्रुप तो एक ही है कांग्रेस पार्टी में। सोनिया गांधी जी का ग्रुप, राहुल गांधी जी का ग्रुप, वो एक ही ग्रुप है, और उसी में सब लोग काम कर रहे हैं। इस बीच हर नेता के आसपास कुछ लोग रहते हैं, उसके चुनाव क्षेत्र में लोग रहते हैं, उसके अपने कार्यकर्ता होते हैं, उसके अपने फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन इस तरह से कोई अपना ग्रुप बना के, गुट बना के किसी दूसरे गुट को अगर डैमेज करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं चलता, वो नहीं चलेगा, उससे पार्टी का नुकसान होगा। आप राजस्थान के पीआरओ भी हैं, मुंबई संगठन और राजस्थान संगठन में क्या अंतर दिखाई दिया? अच्छा है, बल्कि मुंबई का संगठन ज़्यादा बेहतर है। राजस्थान में भी जिले जिले में कांग्रेस का बड़ा अच्छा संगठन है, और अभी तो सत्ता पक्ष है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी, और अकेले दम पे सरकार हम चला रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को काफ़ी वहाँ पर मुख्यमंत्री जी तवज्जो देते हैं। अभी जो नए नए बोर्ड वोर्ड अनाउंस हुए हैं, उसमें कोशिश की गई है कि हर वर्ग के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मौका दिया जाए। तो अच्छा काम वहाँ भी चलता है। और यहाँ पर भी, मुंबई में भी संगठन, शायद पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस का संगठन है उसमें एक अपने लेवल का संगठन है, अच्छे स्तर का संगठन है हमारे पास। जी जी जी। आखिरी एक सवाल, महानगर पालिका में कैसे लोगों को चुनाव में लाया जाएगा? इस स्थिति में, जिस स्थिति में कांग्रेस चल रही है, कैसे किन लोगों का चयन किया जाएगा, किनको उम्मीदवारी प्रदान की जाएगी? और काफी लोगों की निगाहें आपकी तरफ। मैं तो टिकट बांटने वाला हूँ नहीं। लेकिन टिकट तो मुंबई कांग्रेस का उम्मीद नेतृत्व लगा के बांटेगा। लोग बैठे हुए नहीं हैं। नहीं, टिकट तो मुंबई कांग्रेस में के का नेतृत्व बांटेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण या उम्मीदवारों के चयन का एक अपना एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के हिसाब से सारे जो भी अच्छे योग्य उम्मीदवार होंगे उनको मौका दिया जाएगा, और उसमें हम सबकी राय भी ली जाती है। हम लोग सबकी राय लेते हैं। जब मैं अध्यक्ष था तो मैं भी सबकी राय लेता था, तो सबकी राय ली जाएगी। और निश्चित तौर पर सबको तो टिकट नहीं मिल पाएगा। एक एक वार्ड में अगर दावेदार मान लीजिए 5-5, 7-7 लोग हैं, तो सबको तो नहीं दिया जा सकता, किसी एक को ही टिकट मिलेगा। तो जिसको टिकट मिलेगा हम कोशिश करेंगे जो योग्यतम उम्मीदवार है, सक्षम उम्मीदवार है, जो लोकप्रिय उम्मीदवार है, और जो संगठन से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है, उसी को मौका दिया जाए। और इस दिशा में पार्टी की तरफ से एक पूरा सिस्टम बनाया गया, और उस सिस्टम के हिसाब से सही ढंग से चयन होगा। मुंबई और महाराष्ट्र संगठन में क्या कोई परिवर्तन के आसार हैं संगठन में? किसी मुझे को तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले तो सब बने। नाना पटोले भी अभी अध्यक्ष बने हैं, और भाई भी अभी अध्यक्ष बने। तो अभी तो ऐसा कोई बदलाव का कोई संकेत नहीं। ठीक है, अभी जैसे कि महाअघाड़ी की सरकार है, तो अभी जो मनपा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग? ये हमारे अध्यक्ष ने, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि महानगर पालिका के चुनाव हम अपने दम पे लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये सही फैसला है, इसलिए कि जो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है वो लोकल चुनाव होता है, और ये बेसिकली कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है।
जैसे ही आप गठबंधन कर लेते हैं तो बड़ा हिस्सा शिवसेना लेके चली जाएगी, उसके बाद एक हिस्सा एनसीपी भी लेके चली जाएगी, तो कांग्रेस के हिस्से बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। उसके बाद फिर बहुत ऐसे वार्ड होंगे जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा या कांग्रेस में हम किसी को टिकट नहीं दे पाएंगे, तो वहां पर संगठन कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए जो लोकल इलेक्शंस हैं निश्चित तौर पर हमको अलग अलग लड़ना चाहिए, जैसा कि हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी कहते हैं और हमारा उसका समर्थन है। बाकी जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव आएगा तब एक नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, गठबंधन करना है नहीं करना है, तब एक अलग बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल कॉर्पोरेशन चुनाव में मुझे नहीं लगता कि गठबंधन करने का कोई आग्रह रखना चाहिए।